In the revision session, we will revise superposition theorem today. So, let us discuss the need of superposition theorem. This theorem is useful in solving a network where two or more sources are present and connected not in series nor in parallel. सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसे नेटवर्क में यूज़ होती है या ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होती है जहाँ मिनिमम टू सोर्सेस प्रेजेंट हो। वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, और वो ना सीरीज में कनेक्टेड हो ना पैरेलल में। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। This is the statement of the superposition theorem. If a number of voltage sources are acting simultaneously in a linear network, the resultant current in any branch is the algebraic sum of the currents that would be produced in it when each source acts alone, replacing all other independent sources by their internal resistances. So superposition theorem में पहली चीज़ हम करंट फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, और स्टेटमेंट में जो हाईलाइटिंग बातें हैं वो हम बात करते हैं यहाँ पर। इफ़ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन अ लीनियर नेटवर्क, अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या किसी लीनियर नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में नंबर ऑफ सोर्सेस, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें नंबर ऑफ सोर्सेस में हम दो सोर्स की बात करते हैं, अगर दो सोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक साथ तो डेफिनेटली दोनों से करंट का फ्लो होगा, और हर एक ब्रांच में दोनों के वोल्टेज के इफेक्ट के कारण एक रिजल्टेंट करंट होगा। तो यहाँ पर जो आगे बात हो रही है द रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच, तो रिजल्टेंट करंट मतलब दोनों सोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो करंट फ्लो होगा किसी भी ब्रांच में पूरे नेटवर्क की, उसे हम रिजल्टेंट करंट बोल रहे हैं। द रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड इन इट व्हेन ईच सोर्स एक्ट अलोन, रिप्लेसिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो अगर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया दो सोर्सेस प्रेजेंट हैं और दोनों सोर्सेस के कारण जो रिजल्टेंट करंट किसी भी ब्रांच में फ्लो हो रहा है, उस रिजल्टेंट करंट की जो वैल्यू होगी वो दो अलग अलग करंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होंगे। और वो दो अलग अलग करंट कहाँ से आएंगे? वो दो अलग अलग करंट अलग अलग वोल्टेज सोर्स जो हमने यहाँ पर कंसीडर किए हैं उनको इंडिविजुअली कंसीडर करके आएंगे, यानी कि एक बार में केवल एक सोर्स को प्रेजेंट रखेंगे नेटवर्क में, दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अगर दो सोर्सेस हैं तो एक बार में एक सोर्स एक्टिव रहेगा, तो सपोज सोर्स 1 एक्टिव है और सोर्स 2 डीएक्टिवेटेड है। तो सोर्स 2 अगर डीएक्टिवेटेड है तो सोर्स 1 के कारण जो करंट फ्लो होगा वो वन सेट ऑफ करंट हो गए। फिर सेकेंड टाइम में सेकेंड सर्किट बनाएंगे जिसमें सोर्स 2 को एक्टिव कर देंगे, सोर्स 1 को डीएक्टिवेट कर देंगे, फिर से सेट ऑफ करंट्स मिलेंगे। तो ये जो सेट ऑफ करंट्स सर्किट 1 और सर्किट 2 में मिले, इनका जब हम एल्जेब्रिक सम करते हैं इंडिविजुअल ब्रांच के लिए तो वो रिजल्टेंट करंट के इक्वल होता है। तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे, हम देखेंगे। पहले प्री रिक्विजिट देख लेते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है स्टेटमेंट के आगे। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो यहाँ पर केवल इंडिपेंडेंट सोर्स की बात हो रही है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस की बातें तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, क्या होते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस, क्या होते हैं इंडिपेंडेंट, क्या होते हैं। कंसिडर ओनली वन सोर्स टू बी एक्टिव एट अ टाइम, जैसा कि अभी स्टेटमेंट में बात हुई कि केवल एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करना होता है। रिमूव ऑल अदर आइडियल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट एंड ऑल अदर आइडियल करंट सोर्सेज बाय ओपन सर्किट। तो अगर कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स गिवन है हमें, तो देखें लेफ्ट में देखें जैसे कि
वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाय अ शॉर्ट सर्किट। अगर वोल्टेज सोर्स आइडियल गिवन है तो उसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, और अगर आइडियल करंट सोर्स गिवन है राइट में देखें तो उसको एक ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्लेस करते हैं इन सुपरपोजिशन थ्योरम। इफ देयर आर प्रैक्टिकल सोर्सेज, तो प्रैक्टिकल सोर्सेज कैसे होते हैं? इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इट इज ऑलवेज अ सीरीज रेजिस्टेंस विच इज विद द वोल्टेज सोर्स। तो अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जैसे कि यहाँ पर है तो उसको हम एक शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज सोर्स को, और रेजिस्टेंस विल बी रिमेन एज इट इज। तो यहाँ पर इस वाले प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट जो है वो ये बना इन केस ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। सिमिलरली करंट सोर्स की बात करें, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन हमें मालूम है ये होता है एक करंट सोर्स उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किटेड एंड रेजिस्टेंस विल बी एज इट इज। तो प्रीवियस स्टेप जैसा ही है जैसा यहाँ पर था, बस अंतर एक ही है कि अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो रेजिस्टेंस को एज इट इज रहने देंगे। सो अब हम प्रिपेयर हैं कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम का एक न्यूमेरिकल ले पाए। चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द ब्रांच करंट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम इन दी नेटवर्क। तो एक नेटवर्क है यहाँ पर और दिस इज सुटेबल नेटवर्क फॉर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर दो सोर्सेस हैं 20 वोल्ट एंड 32 वोल्ट। तो पहला काम जो हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते समय करेंगे वो ये कि पहले इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में प्रिंसिपल डायरेक्शन बनाएंगे, जिसको स्टेटमेंट में रिजल्टेंट करंट भी कहा जा रहा था। तो यहाँ पर हम ब्रांचेस देखें तो 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट यहाँ पर हमने इसको I1 अज्यूम कर लिया करंट को, यहाँ पर I2, और इस नोड पे करंट डिवाइड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा I1 प्लस I2, दिस इज इक्वल टू I3। तो यहाँ पर इस नोड पे अगर हम KCL लगाते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो दिस शुड बी वेरीफाइड एट दी लास्ट। तो ये जो हमने I1, I2, I3 बनाए हैं, I1, I2 एंड I3, दीज आर दी प्रिंसिपल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ दी प्रिंसिपल करंट। ये प्रिंसिपल करंट की डायरेक्शन है, ये 1, 2 और ये 3, ये डायरेक्शन है, ये एक्चुअल डायरेक्शन है इस सर्किट की। अब हमें क्या करना है, दिस इज सर्किट 1, ध्यान से देखेंगे, और एंड दिस इज सर्किट 2। दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट सर्किट में हमने 32 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर दिया है, सेकेंड सर्किट में 20 वोल्ट को डीएक्टिवेट कर दिया है, और यहाँ पर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सर्किट 1 में भी और सर्किट 2 में भी। और यहाँ पर ये था अपना, जैसा कि अभी अपन ने बनाया था I1, ये था I2 और ये वाला करंट था I3। तो नॉमेनक्लेचर जो नाम है वो हम एक जैसे लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ एक जैसे ही लेंगे ब्रांच वाइज। जैसे कि अगर हम सर्किट 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ही सोर्स है, तो करंट की डायरेक्शन वो जो इस तरीके से होगी, जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होती है। तो इस वाली ब्रांच में, क्योंकि हमारे मेन सर्किट में ये दिस इज मेन सर्किट में दिस इज I1, तो इसको हम I1 डैश नाम दे देंगे। फिर करंट आगे जाके इस नोड पे डिवाइड होगा, और इस वाले का नाम I3, क्योंकि मेन सर्किट में भी यहाँ पर I3 था, और ये है आपका I2, तो इसको I2 डैश और इसको I3 डैश बोल देंगे। तो वी हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ I1 डैश, I2 डैश एंड I3 डैश हियर। सिमिलरली सेकेंड सर्किट की बात करें तो सेकेंड सर्किट में करंट अगर यहाँ से शुरू होता है तो वो इस नोड पर डिवाइड होगा डेफिनेटली। इस वाले करंट का नाम है I2 डबल डैश, इस वाले करंट का नाम होगा
I3 डबल डैश, और इस वाले करंट का नाम होगा I1 डबल डैश। तो हमें फर्स्ट सर्किट में I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश, और सेकंड सर्किट में I1 डबल डैश, I2 डबल डैश एंड I3 डबल डैश, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं वन बाय वन। दिस इज फर्स्ट सर्किट, तो यहाँ पे हमने वैल्यू, दिस इज I1 डैश, दिस इज I3 डैश एंड दिस इज I2 डैश। तो I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश की वैल्यू आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल ओम्स लॉ लगा के इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि टोटल वोल्टेज जो है इस सर्किट का वो है 20 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ विच इज़ R इक्वलेंट, तो ये 10 और 10 है पैरेलल में, विच इज़ 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 मीन्स 20, और 15 जो है सीरीज में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो R हो जाएगा अगर 20 ओम, तो I की वैल्यू यानी कि I1 डैश विच इज़ टोटल करंट है क्योंकि सोर्स से निकल रहा है, तो I1 डैश की वैल्यू हो जाएगी V/R 20/20 विच इज़ 1 एम्पियर। अब यहाँ पर हम I2 डैश और I3 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 डैश की वैल्यू हम यहाँ पर पैरेलल सर्किट रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ मेन करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच विच इज़ 10 अपॉन समेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस विच इज़ 10 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एम्पियर। सिमिलरली I3 डैश की वैल्यू जब निकालेंगे तो सेम आएगी वो भी, क्योंकि रेजिस्टेंसेस सेम है। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश। तो I1 डैश आया 1, I2 डैश आया है 1/2 और I3 डैश आया है 1/2। फाइन। सेकेंड सर्किट लेते हैं हम। सेकेंड सर्किट में ये हमारे तीन करंट है, इनकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला जो करंट होगा इसका नाम है हमारा I2 डबल डैश, I2 डबल डैश। ये वाला जो करंट है इसका नाम है I3 डबल डैश, और इस करंट का नाम है I1 डबल डैश। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सिमिलरली जैसे कि हमने प्रीवियस सर्किट में फाइंड आउट करी। टोटल वोल्टेज यहाँ पर है 32 वोल्ट। R इक्वलेंट अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो आ जाएगा 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10 मीन्स 25 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 ओम। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस 16 ओम है, टोटल वोल्टेज 32 है, तो टोटल करंट जो 32 वोल्ट से निकल रहा है, टोटल करंट मतलब I2 डबल डैश, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हम अब I1 डबल डैश और I3 डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेन करंट मतलब कि 2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15,
कितना हो जाएगा ये 20/25 एम्पियर। 20/25 एम्पियर आ जाएगा ये। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा 4/5 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 4/5, या इसको आप 0.8 भी बोल सकते हैं। तो ये आ गई है 0.8 या 4/5। और जो दूसरा है I3 तो I3 की वैल्यू भी सिमिलरली ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा I2 ये था I3 और ये था I1 तो यहाँ पर I2 जो आया था I2 आया था आपका 32/16, मतलब कितना आया था 2 एम्पियर। उसके बाद I3 जो आया है वो आया है 2 × 15 फाइंड आउट करते हैं 2 × 15/25 है ना। इसका मतलब ये हो जाता है 30/25, मतलब कि 6/5। ये 6/5 आ रहा है। और I1 हमने निकाला था 4/5। सो 6/5 एंड 4/5। तो ये करंट्स हमारे पास आ गए हैं। I2 की वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। और I3 की वैल्यू आ गई है 6/5 एम्पियर। और I1 की वैल्यू आ गई 4/5 एम्पियर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इन वैल्यूज़ को वो करना है, यूज़ करना है। तो I2 है हमारा 2 एम्पियर, I3 है 6/5 विच इज़, और I1 है 4/5। और इसके पहले जो हमने फाइंड आउट किए थे वो आए थे 1 एम्पियर, 1/2 एम्पियर एंड 1/2 एम्पियर। अब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है तीनों करंट्स का, दोनों सेट ऑफ करंट का। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ करंट्स। और तीसरा करंट ये है, इसका नाम था I1, इसका नाम था I2 और इसका नाम था I3। और यहाँ पर जब हमने ड्रॉ किया था तो ये था आपका I1 और ये वाला है, सॉरी ये वाली डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी, ये डायरेक्शन ऐसी होगी, ये ऐसी होगी। तो ये वाला डायरेक्शन है आपका, ये करंट है I2 और ये वाला I3। सिमिलरली यहाँ पर ये है डायरेक्शन और यहाँ पर है
I2 डबल डैश, ये वाला है I3 डबल डैश, और ये वाला है I1 डबल डैश। अब हमको ये तीनों सर्किट हमारे पास हैं, तो कंपेयर करना है वैल्यूज़ और फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पर हम कंपेयर कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से देखेंगे। I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो तीनों सर्किट में I1 की डायरेक्शन देखेंगे और प्रिंसिपल यानी कि फर्स्ट जो सर्किट है, नाम भी दे देता हूँ, ये है अगर फर्स्ट, ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड सर्किट है। तो फर्स्ट सर्किट से सेकंड और थर्ड सर्किट में I1 की वैल्यू या I1 की डायरेक्शन हम कंपेयर करेंगे। तो I1 की जो वैल्यू है या डायरेक्शन है I1 की, जो वो आप देखें टूवर्ड्स राइट है, और ऐसे ही सेकंड सर्किट में भी टूवर्ड्स राइट है, यानी कि इसको हम बोलेंगे I1 इक्वल टू I1 डैश, और I1 डबल डैश को कंपेयर करेंगे अगर फर्स्ट सर्किट से, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये I1 जो है वो टूवर्ड्स राइट है तो I1 डबल डैश टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो ये क्योंकि ऑपोजिट है इसके, इसलिए हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखें, तो I1 डैश की वैल्यू हमें जो मिली थी वो मिली थी 1 एम्पियर, और I1 डबल डैश की जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी 4/5। 4/5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है 0.8, तो विच इज़ 0.8 हेयर, तो 0.8, तो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2, तो 0.2 मिल गया हमको I1। अब हम बात करते हैं I2 की। इसी तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्शन से I2 डैश और I2 डबल डैश की डायरेक्शन को कंपेयर करेंगे। तो I2 टूवर्ड्स लेफ्ट है, I2 डैश टूवर्ड्स राइट है, मतलब माइनस I2 डैश, और I2 डबल डैश टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो मतलब प्लस I2 डबल डैश। तो I2 डैश की वैल्यू जो है वो हमारी थी 0.5, और तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, प्लस I2 डबल डैश की जो वैल्यू है वो थी 2, तो ये मिल जाता है आपको 1.5। तो I2 की वैल्यू हमको मिल गई है 1.5 एम्पियर। सिमिलरली लास्ट I3 की वैल्यू देखते हैं। तो I3 को देखें अगर फर्स्ट सर्किट में, तो डाउनवर्ड है, सेकंड में डाउनवर्ड है, थर्ड में भी डाउनवर्ड है, मतलब डायरेक्शन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, साइन पॉजिटिव रहेंगे, I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। तो I3 डैश की वैल्यू कितनी है, I3 डैश की वैल्यू जो है वो थी 6/5। 6/5 मतलब होता है 1.2। तो I3 डैश की जो वैल्यू थी वो थी 1.2, और I3 डैश की वैल्यू थी 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 1.2 इक्वल टू 1.7। तो I3 की वैल्यू आ गई है 1.7 एम्पियर। अब ये जो तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, इसमें हम ये फाइनल आंसर है हमारे I1 I2 I3 के, जो हमें फाइंड आउट करने थे। और ये फाइनल वैल्यूज़ जो हैं अब हम इनको टेस्ट करेंगे हमारे ओरिजिनल सर्किट में। तो आपका ओरिजिनल सर्किट जो था वो ये फर्स्ट वाला सर्किट था। इसमें अगर आपने डायरेक्शन जो ली थी वो इस तरीके से ली थी,
ये था आपका I2, ये था I3 और ये वाला था I1। तो अगर इस सर्किट में हम KCL लगाते हैं इस नोड के ऊपर जहाँ पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो जो हमने शुरू में भी बात करी थी, तो होता है I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। ये आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो सही है और KCL को सेटिस्फाई कर रहा है। तो I1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी थी वो देखिए, हम लिख लेते हैं। I1 की वैल्यू करी थी फाइंड आउट 0.2 एम्पियर। I2 की वैल्यू फाइंड आउट करी थी 1.5 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करी थी हमने 1.7 एम्पियर। तो अब वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि I1 प्लस I2 विच इज़ 0.2 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 1.7 विच इज़ सेटिस्फाइंग दिस KCL इक्वेशन। मीन्स जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं वो सही है। फाइन। एक इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं, वैसा ही न्यूमेरिकल है, मिलता जुलता। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा, जैसे कि यहाँ इस न्यूमेरिकल में इंटरनल रेजिस्टेंसेस गिवन है, देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो 20 वोल्ट के साथ नीचे लिखा हुआ है 0.5 वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और 32 वोल्ट के साथ भी जो लिखा हुआ है 1 ओम वो भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता है तो जब हम सर्किट बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाए थे अभी, तो सर्किट जैसे हम फर्स्ट सर्किट बना रहे हैं 20 वोल्ट को शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 14.5 वही रहेगा। 20 वोल्ट को आप शॉर्ट जरूर करेंगे, लेकिन ये 0.5 इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ये 0.5 ओम। बाकी सर्किट एज इट इज़ बनेगा। दिस वाज द सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट इस तरीके का हो जाएगा। ये डेफिनेटली 10 है, ये 9 है और ये जो है 14.5 है। तो इस तरीके का सर्किट बन जाएगा। डेफिनेटली सेकंड वाला जब हम सर्किट बनाएंगे तो वो भी ऐसा ही होगा। जब आप 32 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे तो 1 ओम जो है वो सीरीज़ में आ जाएगा, जो कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो इसको ट्राई करिएगा। ये एक और एग्जांपल है। अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस गिवन हो, हालांकि अगर आप जनरल मेथड से भी करेंगे तो भी सॉल्व होगा। यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक लगा लिया है कि अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एक ब्रांच में दिख रहे हो आपको, तो आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 10, 5 और 5 ये सब तीनों सीरीज़ में है, तो हम इनको ऐड करके एक बना सकते हैं। तो ये आपका प्लस माइनस 15 वोल्ट ऑलरेडी है। 10, 5, 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है 20। तो ये ऐड करके आप इसको 20 कर सकते हो। 15 लगा हुआ है, 8 भी लगा हुआ है, ये 15 है, ये 8 है। उसके बाद ये वाला 10 और ये वाला 10 ये भी सीरीज़ में है, तो इनको आप ऐड करके 20 कर सकते हो। दिस इज 20 और ये माइनस प्लस 25। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और बाकी उसके बाद ये सर्किट वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि सुपरपोजिशन का हमने अभी एक एग्जांपल देखा था। तो देखने में ये वाला सर्किट थोड़ा हैवी लग रहा था, लेकिन अब जो है ये बहुत इजी दिख रहा है। तो इस तरीके से भी हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस गिवन हो तो। ये एक और एग्जांपल है जिसमें एक करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो करना वही है, प्रिंसिपल डायरेक्शन पहले बनानी है। लेकिन करंट सोर्स में केस कैसा रहता है, शॉर्ट सर्किट की जगह ओपन सर्किट। जब डीएक्टिवेट करेंगे इस करंट सोर्स को तो सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये देखिए,
और यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब हम इस 1 वोल्ट को शॉर्ट करते हैं तो देखें क्या हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये इसको आप शॉर्ट करोगे जैसे ही, तो ये वाले 3 ओम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट का मतलब यहाँ पर लेंथ से नहीं, शॉर्ट सर्किट वाले पाथ को फॉलो करता है करंट। तो यहाँ इस नोड पे आके करंट यहाँ इस 3 ओम में नहीं जाएगा, वो ऐसे निकल जाएगा। करंट फॉलोज द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। तो यहाँ पे 2 चॉइस हैं, तो ये यहाँ से, वो यहाँ से निकल जाएगा करंट। शॉर्ट सर्किट से हमेशा करंट निकल जाता है, तो इस 3 ओम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। ये एग्जांपल RGP एग्ज़ाम में एक बार आया भी हुआ है। यहाँ पे करंट की वैल्यू जो आती है वो 0 आती है। आप ट्राई करिएगा इसको, करंट की वैल्यू 0 आती है, पूछा भी गया यहाँ पे आई। ये सिमिलर क्वेश्चन है, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स का, इसको भी ट्राई करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इसको ओपन कर देंगे तो एक सिंगल लूप बन जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लास्ट, ये 2 करंट सोर्स का एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर अननेसेसरी आर इक्वलेंट और ये सब फाइंड आउट करने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। करंट हमको गिवन है, ब्रांच करंट की वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, एक बार इसको ओपन करेंगे, इस सर्किट, इस 2 एम्पियर को, एक बार 4 एम्पियर को ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा। थैंक यू।